जय हिंद, वंदे मातरम। स्टिमसन बताते हैं कि उस पार्क रेंजर महिला के अनुभवों से प्रभावित होकर हम गलत दिशा में मेहनत कर रहे थे। उससे बात करके हमें लगा था कि हम फेब्रिज के जरिए लोगों को उनकी समस्या का हल दे रहे हैं। लेकिन कोई भी इंसान आसानी से ये मानना नहीं चाहता है कि उनके घर में बदबू की समस्या है। इसे देखने का हमारा दृष्टिकोण ही गलत था। किसी को भी बदबू से मुक्ति की इच्छा नहीं होती, पर 30 मिनट तक साफ-सफाई की मेहनत के बाद हर कोई एक अच्छी खुशबू ज़रूर चाहता है। सन 1998 की गर्मियों में फेब्रिज को एक बार फिर से लॉन्च किया गया। अगले 2 महीनों के अंदर ही फेब्रिज की बिक्री दोगुनी हो गई और अगले 1 सालों के अंदर ग्राहकों ने फेब्रिज पर $230 मिलियन खर्च कर दिए। तब से फेब्रिज ने ऐसे दर्जनों नए प्रोडक्ट बाजार में उतारे, जैसे एयर फ्रेशनर, मोमबत्तियां, डिटर्जेंट पाउडर और रसोई के लिए स्प्रे आदि। इन सभी प्रोडक्ट को मिलाकर पी&जी की बिक्री प्रति वर्ष $1 अरब हो गई। आखिरकार पी&जी ने अपने ग्राहकों को ये बताना शुरू कर दिया कि फेब्रिज न केवल अच्छी खुशबू फैलाता है, बल्कि बदबू को हटाता भी है। स्टिमसन को पदोन्नति मिली और उनकी टीम को बोनस। उनका फॉर्मूला कारगर साबित हुआ। उन्हें आसान और सटीक इशारा मिला। इसके साथ ही उन्होंने एक स्पष्ट इनाम भी रखा। फेब्रिज की लोकप्रियता तब बढ़ी जब ग्राहकों में ये इच्छा पैदा हो गई कि सब कुछ जितना साफ दिखता है, उतना ही खुशबूदार भी हो सकता है। पेप्सोडेंट का विज्ञापन बनाने वाले मारुति क्लाउड हॉकिंस कभी ये नहीं समझ पाए कि ग्राहकों में नई आदत विकसित करने के फॉर्मूले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इच्छा पैदा करना। अपने जीवन के आखिरी दौर में एक बार क्लाउड हॉकिंस व्याख्यान देने के लिए दौरे पर निकले। विज्ञापन के विज्ञान पर आधारित नियम विषय पर उनके व्याख्यान सुनने के लिए हजारों लोग आते थे। क्लाउड हॉपकिंस अलग-अलग मंचों पर खड़े होकर अपनी तुलना थॉमस एडिसन और जॉर्ज वॉशिंगटन से करते थे और भविष्य के बारे में बड़े-बड़े पूर्वानुमान लगाते थे। इन पूर्वानुमानों में हवा में उड़ने वाली गाड़ियों का जिक्र अक्सर होता था, पर अपने इन व्याख्यानों में हॉपकिंस ने कहीं भी इच्छा या आदत के फंदे के निर्माण में इच्छा या न्यूरोलॉजिकल जड़ों की कोई बात नहीं की। एमआईटी के एक वैज्ञानिकों और वोल्फ्राम शूल्ज़ ने अपने प्रयोग हॉपकिंस के 70 साल बाद किए थे। तो फिर इस महत्वपूर्ण जानकारी के बिना हॉपकिंस ने दांत साफ करने की इतनी बुनियादी आदत कैसे विकसित की? दरअसल बात ऐसी थी कि एमआईटी और शूल्ज़ की प्रयोगशाला में जो शोध किए गए थे, उनकी जानकारी न होने के बावजूद भी हॉपकिंस ने उन्हीं तत्वों का उपयोग किया था। हॉपकिंस ने अपने संस्मरणों में पेप्सोडेंट के अपने अनुभव को जितना आसान ढंग से चित्रित किया था, वास्तविकता उससे थोड़ी अलग थी। हॉपकिंस बताते थे कि कैसे उन्होंने दांतों के आवरण के रूप में सही इशारा खोजा था और कैसे वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिसने ग्राहकों को खूबसूरत दांतों का स्पष्ट इनाम दिया, जबकि ये सच नहीं था। वे इसके प्रवर्तक नहीं थे। उदाहरण के लिए पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले अन्य टूथपेस्ट के विज्ञापनों पर गौर करें। ये विज्ञापन उस समय के हैं जब हॉपकिंस ने पेप्सोडेंट पर काम शुरू भी नहीं किया था। डॉक्टर शेफील्ड की दांतों की क्रीम डेंटिफ्रिस का विज्ञापन देखिए, जिसमें लिखा था कि इसमें बहुत सी विशेष चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपके दांतों पर मेल जमा होना रुक जाए और मेल की परत साफ हो जाए। ये विज्ञापन पेप्सोडेंट से बहुत पहले आया था। जब हॉपकिंस दांतों की देखभाल से जुड़ी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे, उसी समय बाजार में सिनिटोल टूथपेस्ट का एक विज्ञापन आया जिसमें लिखा था आपके दांतों की सफेदी एक आवरण से छिपी हुई है। सेनिटोल टूथपेस्ट मिनटों में ये आवरण हटाकर आपके दांतों की सफेदी लौटाता है। एक अन्य विज्ञापन में लिखा था कि आपकी मुस्कान को सुंदर बनाने का राज आपके खूबसूरत दांतों में छिपा होता है। सुंदर लड़कियों के आकर्षक होने का राज भी उनके खूबसूरत चिकने दांत होते हैं। इसलिए एसएम व्हाइट टूथपेस्ट का उपयोग करें। पेप्सोडेंट के बाजार में आने के वर्षों पहले ही दर्जनों लोगों ने टूथपेस्ट के विज्ञापन में इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था। इन सभी विज्ञापनों ने ग्राहकों से उनके दांतों का मैला आवरण हटाकर इनाम के रूप में दांतों को खूबसूरत और सफेद बनाने का दावा किया था, लेकिन उनमें से एक भी विज्ञापन को प्रसिद्धि नहीं मिली। फिर जब हॉपकिंस ने अपनी विज्ञापन मुहिम शुरू की, तो पेप्सोडेंट की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ी। आखिर इसके विज्ञापनों में ऐसा क्या खास था? हॉपकिंस की सफलता के पीछे वही कारण था जिनके चलते जूलियो नामक वह बंदर लीवर खींचता था
और गृहिणी बिस्तर और कपड़ों में फैब्रिक छिड़कती थी। वह कारण है इच्छा। पेप्सोडेंट लोगों के अंदर इच्छा जगाने में सफल रहा। हॉपकिंस ने अपनी आत्मकथा में पेप्सोडेंट के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली किसी भी चीज के बारे में एक शब्द तक नहीं लिखा, लेकिन पेप्सोडेंट के पेटेंट के लिए दिए गए आवेदन पत्र में इस टूथपेस्ट के निर्माण की विधि दी गई है। कंपनी के रिकॉर्ड से भी कुछ दिलचस्प बातें सामने आई है। दरअसल पेप्सोडेंट को बनाने में सिट्रिक एसिड, पुदीने के तेल और कुछ अन्य रसायनों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पेप्सोडेंट के आविष्कारक चाहते थे कि इस टूथपेस्ट के उपयोग के बाद लोग तरोताजा महसूस करें। पर इसका एक और परिणाम हुआ जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। ये सारे पदार्थ ऐसे उत्तेजक हैं जिनसे जुबान और दांतों पर ठंडक और सिहरन का एहसास होता है। बाजार पर पेप्सोडेंट का राज था, अतः इसकी सफलता का राज जानने के लिए अन्य कॉम्पिटिटर कंपनियों ने शोध करने शुरू कर दिए। इन शोधों में अनेक ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं से पता चला कि यदि वे दांत साफ करना भूल भी जाए, तो मुंह में ठंडक और सिहरन का एहसास न होने से उन्हें तुरंत अपनी गलती याद आ जाती है और फिर वे उसी एहसास को दोबारा पाने की उपेक्षा करने लगते हैं। लोगों में उस ठंडे एहसास की इच्छा पैदा होने लगी थी। जब तक दांतों पर ठंडक और सिहरन महसूस न हो, तब तक लोगों को अपने दांत साफ नहीं लगते थे। इस लिहाज से क्लाउड हॉपकिंस दरअसल टूथपेस्ट नहीं बल्कि ये ठंडा एहसास बेच रहे थे। ग्राहकों में जब उस ठंडक और सिहरन की इच्छा पैदा होने लगी, तो उन्होंने इस एहसास को दांतों की सफाई के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार दांतों की सफाई लोगों के लिए रोज की आदत बन गई। अन्य कंपनियों को जब हॉपकिंस की इस तरकीब का पता चला तो उन्होंने भी इसे अपना लिया। अगले एक दशक के अंदर ही टूथपेस्ट में ऐसे तेल और रसायन मिलाए जाने लगे जिससे दांतों में सेरन का एहसास हो। जल्द ही अन्य सभी टूथपेस्टों की तुलना में पेप्सोडेंट की खपत कम हो गई। आज भी बाजार में मिलने वाले लगभग हर टूथपेस्ट में ऐसे रसायन मिलाए जाते हैं जिनका केवल एक ही काम है, दांत साफ करने के बाद मुंह में सेरन पैदा करना। ओरल बी क्रेसेट्स किड्स टूथपेस्ट की ब्रांड मैनेजर रह चुकी ट्रेसी सिंक्लेयर बताती है कि ग्राहक कोई ऐसा संकेत चाहते हैं जिससे उन्हें ये एहसास हो कि वे जिस प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं वे सचमुच कारगर साबित हो रहा है। हम जामुन से लेकर ग्रीन टी तक किसी भी स्वाद का टूथपेस्ट बना सकते हैं। अगर उस टूथपेस्ट में सेरम पैदा करने वाले पदार्थ मिलाए गए हैं, तो लोगों को ये एहसास होता रहेगा कि उनके दांत साफ हो रहे हैं। दांतों पर टूथपेस्ट के कारगर साबित होने का और ठंडी सेहरन के एहसास का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये तो बस ग्राहकों को इस बात का दिलासा दिलाने के लिए है कि टूथपेस्ट दांतों पर वाकई कारगर है। इस साधारण से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम सब मनचाही आदतें विकसित कर सकते हैं। जैसे अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं, तो सुबह उठते ही जिम जाने के लिए कोई सरल इशारा चुन लीजिए। साथ ही व्यायाम करने के बाद अपने लिए स्मूदी, फलों से बनने वाला गाढ़ा पेय का भी इनाम तय कर लें। इसके अलावा आप स्मूदी के बारे में या व्यायाम के बाद शरीर में होने वाले एंडोर्फिन के संचार के बारे में बार-बार सोच भी सकते हैं। इस तरह आप अपने अंदर इनाम की उपेक्षा पैदा कर लें। समय के साथ ही आपकी इच्छा के चलते हर रोज जिम जाना आसान हो जाएगा। क्या आप खान-पान से संबंधित नई आदतें विकसित करना चाहते हैं? नेशनल वेट कंट्रोल रजिस्ट्री से जुड़े शोधकर्ताओं ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें 6,000 से भी अधिक लोग शामिल थे, जिन्होंने 30 पाउंड से अधिक तक का वजन घटाया था। शोधकर्ताओं ने वजन घटने में सफल रहे इन लोगों की खान-पान की आदतों का अध्ययन किया, जिससे पता चला कि इनमें से 78% लोग रोज सुबह नाश्ता ज़रूर करते थे। नाश्ता ऐसा खाना होता था जिसका इशारा दिन की एक निश्चित समय में मिलता है। उनमें से अधिकतर लोग खान-पान की आदतें सुधारने से वजन कम करने के कारण मिलने वाले किसी इनाम की कल्पना भी करते थे। जैसे एक महिला छरहरी होने के बाद खुद को उस बिकिनी में देखती थी जो वे लंबे समय से पहनना चाह रही थी। इसी तरह कुछ लोग उस गर्व की अनुभूति की कल्पना करते थे जो वजन नापने की मशीन पर खड़े होने के बाद मिलेगा। उन लोगों ने सावधानी से ऐसे इनाम चुने थे जो वे सचमुच पाना चाहते थे। फिर वे उस इनाम को प्राप्त करने की इच्छा पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे। इस तरह वे इच्छा उनके अंदर जुनून की हद तक पहुंच जाती थी। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि जब-जब इन लोगों के अंदर संतुलित आहार छोड़कर मनचाहे ग्रीटिश खान-पान का सेवन करने की इच्छा जागी, तो इन्होंने संतुलित आहार से मिलने वाले इनाम की इच्छा पर ध्यान केंद्रित कर लिया।
इस इच्छा के कारण ही आदत का फंदा एक्टिव बना रहा। इच्छा के विज्ञान को जानना कंपनियों के लिए क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। हमारे जीवन में दर्जनों ऐसी क्रियाएं होती है जो हम हर रोज करते हैं, लेकिन आमतौर पर वह क्रियाएं आदतों में तब्दील नहीं हो पाती। जैसे हमें खाने में नमक की मात्रा पर नियंत्रण रखना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, चर्बी युक्त गरिष्ठ आहार के बजाय अधिक से अधिक हरी सब्जियां खानी चाहिए। इसके अलावा हमें नियमित रूप से विटामिन्स लेने चाहिए और अपनी त्वचा को सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के लिए सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। इन सभी तथ्यों को इससे अधिक स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, पर फिर भी आमतौर पर ये हमारी आदत नहीं बन पाती। रोजाना सुबह चेहरे पर सनस्क्रीन लगाने से त्वचा के कैंसर की संभावना कम हो जाती है। इसके बावजूद अमेरिका में 10% से भी कम लोग ऐसे हैं जो रोजाना चेहरे पर सनस्क्रीन लगाते हैं, जबकि दांतों को हर कोई रोज साफ करता है। इन दोनों चीजों में इतना फर्क क्यों है? इसका कारण है कि सनस्क्रीन को रोज की आदत बनाने के लिए कोई इच्छा नहीं है। कुछ कंपनियां जरूर है जो इस स्थिति को बदलना चाहती है। इसके लिए ये कंपनियां कुछ ऐसा ढूंढ रही है जिससे सनस्क्रीन लगाने से चेहरे पर सिरन का एहसास हो, या फिर ऐसा कुछ ना कुछ हो जिससे लोगों को ये महसूस हो सके कि उन्होंने सनस्क्रीन लगाया है। इन कंपनियों को उम्मीद है कि ये एहसास भी वैसे ही इशारे का निर्माण करेगा जैसा टूथपेस्ट में होता है। ये वही एहसास है जो ना मिलने पर लोगों को अपने दांत साफ नहीं लगते और जिससे वे तुरंत याद आ जाता है कि उन्होंने आज दांत साफ किए हैं या नहीं। इन कंपनियों ने 100 से भी अधिक उत्पादों में इसी तरकीब का उपयोग किया है। ब्रांड मैनेजर सिंक्लेयर बताती है कि ऐसे प्रोडक्ट में झाग बनना एक बड़ा इनाम है। जैसे शैम्पू में झाग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद हम शैम्पू में ऐसे रसायन मिलाते हैं जिससे झाग बने, क्योंकि लोग जब बाल धोते हैं तब उन्हें झाग निकलने की उम्मीद होती है। कपड़ा साफ करने के डिटर्जेंट की भी यही कहानी है। आजकल तो हर कंपनी टूथपेस्ट में सोडियम लोरेट सल्फेट भी मिलाने लगी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा झाग पैदा हो सके, जबकि झाग और सफाई का आसपास में कोई संबंध नहीं है। पर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते समय मुंह में झाग बनने से लोगों को अच्छा महसूस होता है। ग्राहक जब झाग की उम्मीद करने लगता है तो उसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की उसकी आदत विकसित होने लगती है। आदत इच्छा से बनती है, इसलिए इच्छा पैदा करने की तकनीक समझ आने के बाद नई आदतों को विकसित करना आसान हो जाता है। ये बात 100 साल पहले जितनी सच थी, आज भी उतनी ही सच है। संसार में करोड़ों लोग केवल शर्म महसूस करने के लिए ही रोज अपने दांत साफ करते हैं। हर सुबह करोड़ों लोग अपने जॉगिंग वाले जूते पहनकर जॉगिंग के लिए निकलते हैं, क्योंकि उनमें जॉगिंग से होने वाले एंडोर्फिन के संचार की इच्छा पैदा हो चुकी होती है। फिर जब वे घर लौटकर अपना रसोईघर या बेडरूम साफ करते हैं, तो थोड़ा सा फेब्रिज भी छिड़क लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।